प्रवृत्तियों का प्रवर्तन हुआ, उन पर जो है पूर्ववर्ती काव्य धाराओं का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा की रागात्मिका भक्ति की रीति काल में दरबारी वातावरण था और फारसी साहित्य के प्रभाव से लौकिक श्रृंगार में परिणत हो गई। तो रीतिकाल की परिवर्तित परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं कि किस तरह से रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि और उस पर आधारित काव्य को आसानी से समझा जा सके। तो रीतिकाल का नामकरण और सीमा निर्धारण, क्योंकि साहित्य में कोई भी नामकरण प्रवृत्ति निरपेक्ष नहीं हो सकता। प्रवृत्ति पूर्व मध्य काल में भक्ति काल की प्रवृत्ति प्रमुख थी और उत्तर मध्य काल में श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रमुख थी। इसीलिए पूर्व मध्य काल को भक्ति काल और उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल कहा गया। तो आचार्य शुक्ल ने रस या भाव की दृष्टि से श्रृंगार काल कहने की छूट दी थी, किंतु ग्रंथ रचना की व्यापक पद्धति रीतिबद्ध दिखाई पड़ी थी, अतः उन्होंने इस काल को रीतिकाल कहना ही उचित समझा। तो सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने संस्कृत काव्य शास्त्र में सामान्य व्यवहृत अलंकार शब्द का व्यापक अर्थ में ग्रहण किया, जो संपूर्ण काव्यांगों का बोधक था। शुक्ल जी ने उसी व्यापक अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग किया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने व्यापक प्रवृत्तियों के बोध और अंतर विभाग का सुविधा की दृष्टि से इसे श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा। उनकी मान्यता थी कि इस नाम को स्वीकार करने से काव्य के जो है अंतर धर्म रस का बोध होता है श्रृंगार काल कहने से, जबकि रीति काल कहने से उसके बाह्य रूप, हाँ, बाह्य रूप के हिसाब से रीति काल नाम उत्कृष्ट है और अंतर धर्म के नाम से श्रृंगार काल के रूप से नाम से जो है जाना जाएगा। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा, जो कि अलंकृत काल का ही एक दूसरा पर्याय माना जा सकता है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के षष्ठ भाग में संपादकीय वक्तव्य में श्रृंगार काल नाम की अपेक्षा रीति काल को ही उपयुक्त माना। आचार्य शुक्ल का रीति काल नाम प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार किया और वही प्रचलित भी हुआ। तो रीति काल की समय सीमा जो है, साहित्य में किसी प्रवृत्ति का न तो आविर्भाव होता है न पूरी तरह से तिरोभाव होता है। उसमें एक प्रवृत्ति प्रारंभ होती है, उसका उत्थान होता है, फिर धीरे धीरे अवसान होता है। तो रीति काव्य का सूत्रपात तो बहुत पहले हो चुका था। जिसका प्रमाण क्या है, कृपाराम की हिम तरंगणी में मिलता है, किंतु उसका विधिवत प्रवाह चिंतामणि से माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के मध्यकाल का विस्तार 1375 से 1900 विक्रमी संवत तक माना। इसे पुनः दो खंडों में विभाजित किया गया, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल। वास्तव में संपूर्ण मध्यकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति भक्ति और श्रृंगार पर रही है। पहले भक्ति प्रमुख थी और श्रृंगार गौण, बाद में श्रृंगार प्रमुख हो गया और भक्ति गौण हो गई। तो रीति काल के नामकरण और सीमा निर्धारण की विस्तृत चर्चा आज हम जो है MHD 6 के पाठ्यक्रम में कर रहे हैं। तो रीतिकाल के नामकरण सीमा निर्धारण को लेकर भी कुछ संकेत थे। तो रीतिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, क्योंकि पूर्व मध्यकाल का काव्य था लोकवादी, क्योंकि भक्त कवि प्राय सामान्य जनता के बीच कैसे जाते थे, अपनी भावना का प्रचार करते थे और उसमें लोक मंगल और रंजन की प्रवृत्ति प्रधान थी। किंतु रीतिकालीन कविता सामान्य जन से कटकर दरबारों में आ गई, जिसके कारण परिणाम क्या हुआ, वो जन साहित्य न होकर गोष्ठी साहित्य हो गई। और गोष्ठी साहित्य में जीवन का गतिशील रूप नहीं रहता, बल्कि उसका स्थिर रूप ही प्रस्तुत होता है। साहित्य
अपने परिवेश से प्रभावित होता है। रीतिकालीन कविता देसी या विदेशी राजाओं, नवाबों के दरबार में लिखी गई, इसलिए उस पर तत्कालीन सामंती परिवेश का पूरा प्रभाव पड़ा। केवल कविता की ही बात नहीं, अन्य ललित कलाएं भी उससे प्रेरित हुई। रीतिकालीन कविता की कुछ पृष्ठभूमियां हैं, उसका हम विवेचन करेंगे। पहली पृष्ठभूमि है दरबारी पृष्ठभूमि। ये तो हर युग में कवि अपने आश्रय के लिए राजसभाओं में जाने को बाध्य होता था, क्योंकि उसे वहीं से ही पोषण मिलता था। प्राचीन काल के सम्राटों की सभाओं में विद्वान, कवि, गायक, विदूषक, इतिहास, पुराण आदि के ज्ञाता रहते थे। तो इन्हें आश्रय और सम्मान देकर आश्रयदाता भी यश और सम्मान प्राप्त करता था। तो विक्रमादित्य और भोज जैसे एक शासक थे, किंतु धीरे धीरे राजाओं की गुणज्ञता क्षीण होने लगी और उनके दरबारों में रूढ़िबद्धता बढ़ने लगी। भाव की गंभीरता और व्यापकता के स्थान पर काव्यों में अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति ही शेष रह गई। जब शासन व्यवस्था सुदृढ़ होती है ना, देश में समृद्धि और शांति होती है, तब अन्य कलाओं के साथ काव्य का भी उत्कर्ष होता है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल 8वीं शताब्दी विक्रम तक देश में शांति, सुव्यवस्था दृढ़ थी, तो काव्य और कलाओं का पूरा उत्कर्ष हुआ। किंतु उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमांत में विदेशियों के आक्रमण प्रारंभ हो गए और देश के उत्तरी भूभाग में अराजकता छा गई। ये स्थिति कभी कम और कभी अधिक अकबर के समय तक बनी रही। मुगल दरबार में संगीतज्ञ, शिल्पी थे, चित्रकार थे, विविध भाषाओं के कवि रहते थे मुगल दरबार में। तो अब्दुल रहीम खान खाना जैसे प्रतिभा संपन्न प्रशासक, कवि और गुणशाली व्यक्ति थे, जिनका संपर्क तुलसीदास, केशवदास, वैष्णव भक्तों से बना हुआ था। नरहरि, तानसेन, गंग, बीरबल आदि अकबर के अनेक दरबारी कवि थे। जहांगीर के दरबार में भी पुहकर, केशव मिश्र तथा शाहजहां के दरबार में भी सुंदर, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, आचार्य पंडित जगन्नाथ रहते थे। किंतु उसके बाद औरंगजेब की कट्टरता के कारण कवि कलाकार मुगल दरबार से विदा हो। जो स्थिति मुगल दरबार की थी, वही स्थिति उत्तर भारत के सभी राज दरबारों की थी। अकबर के द्वारा स्थापित समृद्ध राज्य के उत्तराधिकारी विलासी और प्रदर्शन प्रिय हो गए, और उसके प्रभाव से देसी राजाओं में भी सुरा सुंदरी का प्रचलन बढ़ा। रीतिकालीन कवि इस दरबारी वातावरण से पूरी तरह प्रभावित हुए। रीतिबद्ध कवि तो उसके अभिन्न अंग थे ही, तो रीतिमुक्त कवि भी उससे अछूते न रहे। बाद में अपनी स्वच्छंद वृत्ति के कारण ये कवि दरबारों से मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक काव्य रचना करने में लग गए। तो ये तो थी दरबारी प्रवृत्ति, दरबार में रहकर दरबार में प्रशस्ति गान करना। अगली पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उस समय की ऐतिहासिक परिस्थिति कैसी थी? औरंगजेब की मृत्यु के बाद देश की केंद्रीय सत्ता का प्रभाव कम होने लगा। जगह जगह सामंत अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। सामंत जो है बादशाहों की जीवन पद्धति का भी अनुकरण करने लगे। विभिन्न सामंतों के यहाँ हरम खाने खुलने लगे। हरम खाने में क्या होता था? हजारों स्त्रियां पुरुष मनोरंजन के लिए रखी जाती थी। कला और संगीत में घरानों का उदय भी इसी काल में हुआ था। वस्तुतः सामंत जीवन के हर पक्ष में बादशाह की नकल करने लगे। सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ उन जीवन दृष्टियों का भी विकेंद्रीकरण हुआ। जिस जीवन दृष्टि को सामंतवाद ने अर्जित किया था, सामंतवादी जीवन मूल्यों ने प्रदर्शन और विलासिता को बढ़ा दिया। रीतिकालीन काव्य जैसे दरबारों, राज दरबारों में निर्मित हुआ था, तो ये एक विशेष वर्ग की प्रवृत्तियों से ही प्रतिफलित करता था। तो जिस समय रीतिकाल का आरंभ हुआ, उस समय सम्राट और सामंत वैभव के प्रदर्शन और विलासिता में अपने कर्तव्य को तिलांजलि दे चुके थे। शाहजहां के पश्चात उसके बेटों में के जो सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ, सहिष्णु द्वारा सिखों की हत्या कर औरंगजेब की गद्दी पर बैठा। वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपनी रूढ़िवादिता के कारण साहित्य, संगीत और कलाओं का बहिष्कार किया।
हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए, जिसके परिणाम स्वरूप सिख, मराठे, जाट आदि ने उसके प्रति विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो उसका अधिक समय विद्रोहियों से युद्ध करने में व्यतीत हुआ। औरंगजेब के बाद अगर हम देखते हैं तो मुगल वंश में कोई ऐसा पुरुषार्थी शासक उत्पन्न नहीं हुआ जो देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करता। तो हम देखते हैं कि रीतिकालीन जो पृष्ठभूमि है, रीतिकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शासन व्यवस्था के शिथिल होने और आंतरिक कलह के कारण विदेशियों के आक्रमण शुरू हो गए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने मनमाने ढंग से कत्लेआम किया और प्रजा को लूटा। तो इस तरह हम देखते हैं रीतिकाल में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए भी बक्सर में हुई कई बार जो है लूटपा, आलम को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। अगली पृष्ठभूमि थी सामाजिक पृष्ठभूमि। कैसी है देखते हैं रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि। जब देश में पुरुषहीन विलासिता और वैभव के प्रदर्शन की प्रवृत्ति व्याप्त हो, तब सामाजिक सुव्यवस्था कैसे रह सकती है। समाज में शासक और शासित के बीच खाई बढ़ती जा रही थी। शासन तंत्र निरंकुश और शोषक बन गया था। प्रजा की दयनीय दशा की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं था। शोषक शासकों का समूह बढ़ता जा रहा था और शोषित प्रजा हर प्रकार के अत्याचार को सहने के लिए विवश होती जा रही थी। तो ऐसी दशा में अपने भाग्य का ही दोष मानकर उसने संतोष कर लिया था। तो कवि कलाकार उत्पन्न होते थे प्रजा वर्ग में, किंतु उन्हें अपनी कला के समादर और अपनी जीविका के लिए सामंत या राजन्य वर्ग की शरण लेनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में वे अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुकूल अपनी कला को ढालते थे। सामान्य जन में न तो कला की परख थी और न कलाकार को पुरस्कृत करने की क्षमता। उसे तो परिवार का पेट भरना ही कठिन था। सारा जीवन जो है घोर परिश्रम में ही बीत जाता था। उनके सुख दुख की बात सुनने सुनाने वाला कोई नहीं था। तो कवि कलाकार को जहां से पोषण मिलता था वे उसी वातावरण से प्रेरणा लेते थे। तो रीतिकाल के कवियों को रसिक वर्ग में रखा जा सकता है, क्योंकि इन्हें राज दरबार में सामंतों के संसर्ग में रहना पड़ता था और इनकी रुचि भी नागर होती थी। तो ये अशिक्षित ग्रामीणों को गंवार समझते थे। तो रीतिकालीन कविता में सामाजिक परिवेश नागर होता था, जो विशेष संस्कार और रुचि से संपन्न माना जाता था। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी रीतिकाल की। रीतिकालीन कविता जिस संस्कृति के बारे में दिखाया गया उस पर तत्कालीन दरबारों का गहरा प्रभाव पाया जाता है। दरबारों में ही संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला का पोषण हो रहा था। दरबार चाहे मुगल बादशाह नवाबों का हो या राजा महाराजाओं का, कलाकारों को वही प्रशय मिलता था। तो मुगल दरबारों में फारसी भाषा ही प्रचलित थी। उनकी कलात्मक अभिरुचि ईरानी शैली से प्रभावित थी। हिंदू दरबारों में जिन कलाओं को संरक्षण मिला उन पर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव देखा जा सकता है, किंतु उन पर धीरे धीरे ईरानी शैली अपना रंग चढ़ाती गई। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में इस तरह से स्थापत्य कला के बारे में आप लिख सकते हैं कि रीतिकाल की स्थापत्य कला कैसी थी। जैसे फारसी वास्तुशैली से भारतीय स्थापत्य कला सम्मिश्रण होकर एक नया शिल्प का जन्म हुआ, जैसे ताजमहल उसका श्रेष्ठ प्रमाण है। अकबर के शासनकाल में लाल लाल पत्थरों से निर्मित जिस तरह से किले बनाए गए, राजपूत शैली में निर्मित राजस्थान के महल, वास्तव में वो चित्रकला का प्रेमी था। अतः जहांगीर जो था मकबरे मस्जिदों का निर्माण किया। तो ये स्थापत्य कला। संगीत कला भी जो है
रीतिकाल में चरम उत्कर्ष से दृष्टिकोण होता है। जैसे ग्वालियर में ध्रुपद जैसी गंभीर शैली का विकास हुआ। तानसेन ने संगीत में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। संगीत दर्पण जैसे संगीत शास्त्र का सुव्यवस्थित ग्रंथ निर्माण हुआ। तो ललित कला के विकास और ह्रास पर दृष्टिपात करने से हमें पता चलता है कि रीतिकाल में अपने आश्रयदाताओं की रुचियों में परिवर्तन का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मुगल साम्राज्य के उत्थान के साथ साथ इनका भी उत्थान हुआ और पतन के साथ इनमें भी पतन के लक्षण दृष्टिगत हुए। धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी थी? धर्म भी जो है युग धर्म से प्रभावित नहीं रह सकता। अकबर के शासनकाल में धर्म में भी उदारता और सहिष्णुता की भावना प्रधान हो गई थी। अकबर ने विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। उसके द्वारा चलाया गया धर्म जो है दीन इलाही का बात प्रमाण है। हिंदू मुसलमान की एकता के लिए उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, किंतु औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने उसके दीर्घकालीन प्रयासों को धराशायी कर दिया। साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी थी? साहित्य पर समाज की संस्कृति का प्रभाव जो है अवश्य पड़ता है। तो रीतिकाल का काव्य भी अन्य ललित कलाओं की भांति सामंती परिवेश से पूर्णतः प्रभावित है। रीतिकालीन कवियों का सौंदर्य बोध मुगल कालीन वैभव और विलास से ही प्रेरित था। तो भक्ति काल के कवियों ने दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार या मधुर इन चार रसों को स्वीकार किया है। कृष्ण भक्ति में विशेष विकास श्रृंगार का ही हुआ। भक्ति काल की अंतिम रचनाएं काव्य दृष्टि से श्रृंगार की ही रचनाएं हैं। भले ही उसे हम लौकिक श्रृंगार की सीमा में न घेरे, पर वह श्रृंगार का ही ईश्वर से संबद्ध रूप हो गई है। इस विषय में आचार्य शुक्ल का कहना है कि हिंदी में श्रृंगार की काव्यधारा भक्ति धारा से ही फूटी है। तो रीतिकालीन कविता में जिस साहित्यिक दृष्टिकोण का विकास प्राप्त होता है वह भारतीय साहित्य की परंपरा से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अगर हम निष्कर्ष रूप से देखें तो रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि भक्तिकालीन कविता की आदर्शोन्मुख गंभीरता, व्यापकता और मानवीय मूल्यों की उदात्तता खो चुकी थी। तो राजनीतिक पराभव के साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में नैतिकता का ह्रास, रूढ़िवादिता और मौलिकता का अभाव व्याप्त हो गया था। तो अकबर की उदारता और समन्वय की प्रवृत्ति ने जहां देश का कुशल प्रशासक दृढ़ता और सुव्यवस्था दी थी, वही साहित्य, संगीत और कलाओं की भी अद्भुत सामंजस्य और मौलिकता के दर्शन हुए थे। उसके दरबार में नौ रत्नों के अतिरिक्त भी अनेक विद्वान कवि और धार्मिक नेताओं का सम्मान किया जाता था। वास्तव में रीति काव्य भक्ति काव्य का ही परिविस्तार है। अंतर केवल इतना है कि भक्तिकालीन साहित्य लोक जीवन के निकट होने के कारण भावावेग और भाव विस्तार है, जबकि परवर्ती साहित्य सीमित परिवेश की उपज थी। उसमें जीवंतता जो है पाया गया है, जीवंतता का अभाव पाया जाता है। तो रीतिकालीन काव्य का आधार क्या है? रीतिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो जैसे दरबारी, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने चर्चा की। तो उस युग के कवियों ने प्रेरणा ली तथा साहित्य रचना की ओर जो प्रेरित हुए, तो रीतिकालीन कविता में जो प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो काव्य शास्त्रीय आधार। रीतिकालीन कविता में विकास का प्रमुख आधार काव्य शास्त्रीय ही है।
आचार्य शुक्ल ने इसी प्रवृत्ति के आधार पर उत्तर मध्य युग को, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान दी है। हिंदी में जो काव्य शास्त्रीय परंपरा विकसित हुई उसका आधार बहुत कुछ संस्कृत काव्य शास्त्र है। भक्ति काल में ही कृपाराम की हिम तरंगिणी, नंददास की रस मंजरी, सूरदास की साहित्य लहरी, केशव दास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना हो चुकी थी। आचार्य केशव दास का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने रीति निरूपण को ही हिंदी में सुदृढ़ परंपरा स्थापित कर दी। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने नंददास से लेकर सेनापति तक रीति निरूपक आचार्यों की अविच्छिन्न परंपरा का उल्लेख किया है। अन्य साहित्य इतिहासकारों ने ये तालिका में कृपाराम का नाम भी जोड़ दिया है। तो संस्कृत के काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और काम शास्त्र की एक लंबी परंपरा प्राप्त होती है। तो हिंदी के रीति कवियों ने नाट्य शास्त्र और काम शास्त्र की परंपरा को अंगीकार नहीं किया। इन दोनों का जो प्रभाव संस्कृत काव्य शास्त्र पर पड़ा है उसे अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। संस्कृत में शास्त्रीय विवेचन की प्रौढ़ता और गंभीरता से किया गया वैसी हिंदी में नहीं हो सकता है। तो रीतिकालीन कवि मुख्य रूप से 3 श्रेणी के होते थे: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि। तो रीतिबद्ध कवि कौन से थे? रीतिबद्ध कवि भी 2 प्रकार के माने गए, एक सर्वांग निरूपक और दूसरे विविधांग निरूपक या विशिष्टांग निरूपक। रीतिबद्ध सर्वांग निरूपक कवि थे वे जिन्होंने काव्य के सभी अंगों जैसे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, रीति, वृत्ति, रस, अलंकार, ध्वनि आदि का विवेचन किया। तो इस वर्ग में कौन कौन आते हैं? केशवदास, चिंतामणि, देव, सोमनाथ, भिखारीदास, प्रतापशाही और ग्वाल कवि, ये रीतिबद्ध कवि थे। इन कवियों ने आचार्य कर्म को अधिक गंभीरता से लिया, इसलिए उदाहरणों की अपेक्षा लक्षण पर इनका अधिक ध्यान था। उन्होंने संस्कृत के प्रौढ़ ग्रंथ जैसे मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को अपना उपजीव्य बनाया। हालांकि ये कवि ध्वनि और उसके भेदों के विवेचन में भी प्रवृत्त हुए हैं, उसमें स्पष्टता और स्वच्छता न ला सके। इसी प्रकार दूसरे जो कवि थे रीतिबद्ध कवि, जो विविध अंग या विशिष्टांग निरूपक थे, कवियों ने काव्य शास्त्र के उन अंगों का निरूपण किया जिनमें सरस उदाहरणों की रचना का अधिक अवकाश था। तो इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में रखा जा सकता है: रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक। रस निरूपक आचार्यों ने मुख्यतः श्रृंगार रस का सांगोपांग विवेचन किया, किंतु अन्य रसों का संक्षिप्त परिचय मात्र दिया। इनमें भी उन्होंने अधिक रुचि नायक नायिका भेद के प्रतिपादन में दिखाई। उन्होंने मुख्य रूप से संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी को अपना आधार बनाया, किंतु कहीं कहीं नाट्य शास्त्र, काम शास्त्र, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण से भी सहायता ली। संस्कृत के अलावा हिंदी के रसिक प्रिया, बर्वे नायिका भेद और नगर शोभा भी इनके आधार ग्रंथ रहे हैं। इस वर्ग में हिंदी रीति कवि तोष की सुधा निधि, देव के भाव विलास, भिखारीदास का रस सारांश, इस तरह से कई रचनाएं हैं। तो केशवदास के बाद 50 वर्ष बाद जसवंत सिंह ने कुवलयानंद के आधार पर अलंकार निरूपण किया, और इनके ग्रंथ भाषा भूषण की विशेषता यह है कि दोनों में ही लक्षण और उदाहरण भी कुवलयानंद की शैली में परिलक्षित हुए हैं। और छंद निरूपक आचार्य कौन थे? हिंदी में पिंगल निरूपण का विविध प्रारंभ आचार्य केशवदास से माना जाता है। दूसरे आचार्य चिंतामणि और उनके भाई मतीराम माने जाते हैं। तो चिंतामणि के ग्रंथ का नाम छंदमाला ही है, तो उनके दोनों ग्रंथ सामान्य कोटि के हैं। मतीराम की वृत्त कौमुकी छंदो निरूपक ग्रंथ में महत्वपूर्ण है, और इसके उपजीव्य ग्रंथ भट्ट केदार का वृत्त रत्नाकर, हेमचंद्र का छंदानुशासन और प्राकृत पेंडुलम है। तो मौलिकता न होते हुए भी इसमें मात्रिक और वार्णिक छंदों का सुव्यवस्थित और परिपूर्ण विवेचन किया गया है। इसके उदाहरण सरल और सरस है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास में इस वर्ग के 15 कवि आचार्य
के कृतित्व का परिचय दिया गया है। यद्यपि उपयुक्त आचार्यों ने संस्कृत प्राकृत के ग्रंथों से ही सामग्री संकलन किया है, फिर भी कहीं कहीं कुछ नए छंदों की रचना का प्रयास किया गया है। तो और एक विशेषता क्या है? श्रृंगारिकता का आधार। रीतिकालीन कवि में श्रृंगारिकता का, यदि रीति काव्य की प्रतिपादन शैली काव्य शास्त्रीय है, तो उसका प्रतिपाद्य विषय भी श्रृंगार है। तो श्रृंगार एक विशेषता थी। रीतिकाल के कवियों की ये प्रवृत्ति, इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक और तो शास्त्रीय बंधनों से मुक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वो दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास से समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई और नारी को उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की सारी चेष्टाएं उसे एक ही वस्तु रूप में देखी जा सकती है। विलास की वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट, बाह्य रूपकार तक सीमित रही। तो आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वृत्ति नहीं रही। नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण होते हुए भी कहीं कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य भी उपलब्ध हो जाते हैं। अन्यथा सर्वत्र परकीय प्रेम की प्रधानता रही है। तो इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूपलिप्सा, भोगिच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग चित्रण में जहां सुख वर्णन एवं विपरीत गति का चित्रण है, वहां अश्लीलता का समावेश हो गया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीतिमुक्त कवि जैसे घनानंद आदि ने हृदय की विफलता का मार्मिक एवं अनुभूति पूर्वक चित्रण किया, किंतु बिहारी जैसे कवियों ने विरहताप एवं विरह जन्य कृष्णता का ऐसा ऊहापोह चित्रण किया जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया है। तो डॉक्टर भगीरथी मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारता पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसलिए वह प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता का त्याग, तत्पश्चात आदि उदात्त पक्ष इनकी दृष्टि में बहुत कम आए। तो रीतिकालीन कविता जो है श्रृंगार काल इसीलिए कहा जाता है। रीतिकाल को भक्ति में श्रृंगार को दिव्य और उज्जवल रस के रूप में अलौकिक सिद्ध किया गया था, किंतु सामान्य जन के लिए उसका लौकिक और स्थूल रूप ही अधिक ग्राह्य हुआ। तो रीतिकालीन कविता दरबारी या सामंती परिवेश की देन है, तो उसमें विलासिता वृत्ति प्रमुख थी, जिसके अनुरूप श्रृंगार रस, नायिका भेद का विस्तार हुआ। फारसी विदेशी दरबारों में समादृत भाषा थी, उसका साहित्य भी अधिकांश श्रृंगार परक है। उसने हिंदी की श्रृंगारिकता की ओर भी प्रोत्साहन दिया। विविध ललित कला जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला आदि सर्वत्र श्रृंगार के विविध विषयों का ही ग्रहण अधिक हुआ है। तो आधुनिक युग के मान्य आलोचक जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भागीरथी मिश्र, सभी ने यही स्वीकार किया है कि रीतिकालीन कविता में प्राप्त जो श्रृंगार के विविधतापूर्ण उदाहरण विश्व साहित्य में अपना प्रतिस्पर्धा नहीं रखते। अगर संक्षेप में कहें तो रीति कवियों की श्रृंगारिकता में सामान्य रूप से इंद्रिय दमन जन्य कुंठाहीनता, शारीरिक सुख की साधना, तो इस तरह से अनेक गुण थे। अगला विशेषता यह है कि अलंकारिकता। काव्यों में स्वाभाविक उक्ति की अपेक्षा वक्रतापूर्ण उक्ति को चिरकाल से महत्व दिया जाता है। तो रीतिकालीन कविता में अलंकरण की वृत्ति की अधिकता का प्रमुख कारण यह है कि कवियों ने अलंकारों के स्वरूप
और उनके प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया है। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने की कवि कर्म की सार्थकता समझते हैं। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सुंदर प्रयोग करते थे। तो केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं थे, भले ही वो कितने ही गुणों से संपन्न क्यों न हो। और सर्वप्रथम हिंदी में इस परंपरा की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम आचार्य केशव ने जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रुत भूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मित्त कह करके थी। आभूषण के बिना कविता सुंदर नहीं दिखाई देती। जिस प्रकार एक नारी आभूषण विहीन होने पर सुंदर नहीं दिखाई देती, वैसी कविता भी अलंकारहीन होकर सुंदर नहीं दिखाई देती। कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकाल काव्य में जो है अलंकारिकता के कारण ही आया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की दृष्टि उसमें प्राप्त की गई है। दूसरी ओर उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे भाव निरूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। विशेष रूप से बिहारी का अलंकार निरूपण जो है भावात्कर्ष में सहायक एवं आकर्षक है। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकारिकता खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन था, इस काल में साध्य बन गया। तो रीतिकालीन कविता राज दरबारों में संवर्धित हुई। तत्कालीन सम्राटों और सामंतों में अलंकरण के प्रति विशेष आकर्षण पाया जाता था। चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला में अलंकृत शैली का प्रवेश बहुत पहले से ही हो चुका था। वैभव प्रदर्शन के लिए जिस प्रकार स्थूल अलंकारों का प्रयोग सामंत वर्ग करता था, उसी प्रकार अपने बुद्धि वैभव के प्रकाशन हेतु कवि लोकातिशायी नियुक्ति का प्रयोग करने लगा। रीतिकालीन कविता की और एक विशेषता है कि रीतिकाव्य में वीर और प्रशस्ति के भाव अथवा आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त थे। बिहारी, देव, भूषण, सुदन, केशव, मतीराम ये सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे। अतः ये स्वाभाविक था कि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वे काव्य रचना करते थे। तो देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा। देव ने सुदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी और छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। तो भूषण जैसे कवियों को अगर छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवि के द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्वक है। जीविका हेतु वृत्ति पाने वाले इन कवियों के लिए आश्रयदाताओं का गुणगान करना ही अनचाही व्यवस्था थी, क्योंकि कवियों को दरबार के बाहर करने के लिए भी षड्यंत्र चलते रहते थे। अतः आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता। स्वतः स्फूर्त काव्य रचना की प्रवृत्ति राजनीतिक जोड़ तोड़ एवं दाव पेंच में लीन इन कवियों में ही हो नहीं सकती थी। तो रीतिकाल में विलासिता और आत्मश्लाघा की वृत्ति प्रधान थी। जो वीर काव्य लिखे गए उनमें कवि की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कम ही हुआ था। यही कारण है कि उनमें पृथ्वीराज रासो की उज्ज्वसित शैली के दर्शन नहीं हो सके। तो भक्ति परक वर्णन का भी आधार है। रीतिकाल में भारतीय साहित्य में 10वीं से 11वीं सदी में भक्ति आंदोलन पूरे वेग में प्रवर्तित हुआ था, और हिंदी में भी आदिकाल
से ही कुछ भक्ति परक उक्तियां प्राप्त होने लगती थी। तो भक्ति काल में राम, कृष्ण, सूफी और संत काव्यों में भक्ति की उदात्त भावना का ऐसा प्रभाव आया कि हिंदी साहित्य का वह स्वर्ण युग बन गया। वह समय ऐसा था जब देश में समन्वय की भावना प्रबल थी। मानवीय मूल्यों की जैसी स्थापना इन काव्यों में प्राप्त होती है, वो कालांतर में क्षीण हो गई। इसका मूल कारण है कि कवियों का लोक जीवन से विमुख होकर सामंतों के प्रभाव में आ जाना। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी में भी जो है देव विषयक रति के वर्णन में भक्ति भाव की दृढ़ता दृष्टिगत होती है। अपने इष्ट देव के ऐश्वर्य सामर्थ्य का वर्णन करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी के परिणाम स्वरूप रीतिकालीन कवियों ने भी भक्ति के छंदों की रचना की है, किंतु इनमें वह निष्ठा और समर्पण का भाव नहीं पाया जाता है जो भक्त कवियों के साहित्य में उपलब्ध है। भक्त कवियों की जीवन साधना आध्यात्मिक उन्नति के लिए थी, किंतु रीति कवियों में भक्ति भावना सामान्य आस्थावादी भारतीय की मानसिकता को प्रकट करती है। नीति और वैराग्य पर कविता का आधार। रीतिकालीन रीति कवियों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों के दबाव या संघात से जैसी मानसिक अवस्था प्राप्त की थी, उसमें भक्ति की ही तरह वैराग्य का भाव संभूत था। काव्य का उद्देश्य मनोरंजन के अतिरिक्त कांता सम्मित उपदेश भी देना भी माना गया है। तो रीति कवियों ने अपने जीवना के अनुभव को इन नीति और वैराग्य मूलक उक्तियों से निबद्ध किया है। नीति की ये उक्तियां लोक यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए चिरकाल से उपयोगी मानी जाती रही है। तो रीतिकाल काव्य का भाषा का आधार क्या था? क्योंकि रीतिकाल में जिस प्रकार के काव्य विविध विषयों से वर्णित हुए, भक्ति काल के लिए उसी प्रकार का काव्य की भाषा जैसे ब्रज भाषा थी, अवधि भाषा थी। तो रीतिकाल को डॉक्टर रसाल ने कलाकाल कहा है। और उनका कथन इस दृष्टि से उपयुक्त है कि किसी काल में भाषा शैली को कलात्मक सज्जा प्रदान की गई। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुद्ध साहित्य की रचना की दृष्टि से अनारोपित काव्य काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के कथन से भी इसी बात की पुष्टि होती है। रीतिकाल की मूल भाषा थी ब्रज, किंतु उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का ग्रहण उदारता पूर्वक किया गया है। इसका कारण भी यह है कि चीरकाल से मध्य देश की भाषा ही उत्तर भारत के साहित्य की भाषा बनी हुई थी। सौर सेनी प्राकृत में प्रभुत साहित्य की रचना हुई। सौर सेनी अपभ्रंश का विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक हुआ। अतः इस युग के साहित्य में सौर सेनी की बेटी ब्रजभाषा में गुजराती, पंजाबी, मैथिली, अवधी, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली आदि संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों से मुक्त रूप से प्रयोग पाया जाता है। तो ये कहना उचित नहीं कि रीतिकाल में काव्य शिल्प का संकुचन हुआ। भक्ति काल की अपेक्षा रीतिकाल में ब्रजभाषा का शब्द भंडार अधिक समृद्ध और वैविध्यपूर्ण हुआ। आचार्य भिखारी दास ने तुलसी गंग के विविध भाषा प्रयोग की चर्चा की है, पर रीतिकाल के कवियों की भाषा भी गुण की दृष्टि से किसी से कम नहीं है। आचार्य शुक्ल ने तत्कालीन भाषा के व्याकरण सम्मत और परिमार्जित न होने की बात कही है। ये सच है कि उस समय भी शब्द, रूप, क्रिया, प्रयोग, वाक्य विन्यास में त्रुटियां प्राप्त होती थी, पर उन्होंने ही मतीराम, बिहारी, पद्माकर, घनानंद की भाषा की शैली की प्रशंसा की है। घनानंद की भाषा शैली में प्रशंसा करते हुए विश्वनाथ प्रसाद ने विस्तार से किया है। तो हम मूल रूप से देख सकते हैं कि रीतिकालीन कविता की जो पृष्ठभूमि है, रीतिकालीन कविता किस तरह से किस तरह की मानसिक दशा के बीच बढ़ती है,
और रीतिकालीन कविता सामंती समाज के बीच जो पनपी थी, सामंती मनोवृत्ति और शास्त्रीयता का अद्भुत संयोग जो है रीति काव्य में देखने को मिलता है। चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार और सौंदर्य की रीति काव्य के मुख्य बिंदु हैं। सामंतों ने इन्हीं प्रवृत्तियों को फलने फूलने में मदद की। रीतिकाल में मात्र श्रृंगारिक कविता ही नहीं रची जा रही थी, विविध प्रकार के भक्ति, वैराग्य, वीरता और प्रशस्ति के पद रचे जा रहे थे। इन सब की रचना का आधार क्या था, इसकी जानकारी भी इस यूनिट में हम अगली यूनिट पढ़ते हैं, जिसमें रीतिकालीन कविता का स्वरूप बताया गया है। एक मिनट। तो रीतिकालीन तो रीतिकालीन कविता में रीतिकालीन साहित्य के स्वरूप पर आधारित है। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों की जो उनकी काव्य कृतियां कैसी थी, उनकी विशेषताएं कैसी थी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल जो कालखंड है, रीति शब्द का जो अभिप्राय हमें संस्कृत के साहित्य में मिलता है, उस शब्द का समान अभिप्राय हिंदी साहित्य में के लिए उपयुक्त नहीं है। संस्कृत साहित्य में अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्य शास्त्रीय चिंतन के पहलू हैं। अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद इत्यादि काव्य शास्त्रीय चिंतन की सुदृढ़ प्रणाली। तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल में जितने भी रीति ग्रंथ मिले हैं, उनमें कवियों का उद्देश्य भिन्न है। उन रीति ग्रंथों के कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का शास्त्रीय विवेचन करना नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य कविता करना था। कविता के प्रति उनका दृष्टिकोण भी बहुत सीमित था। कवि अर्थ उपार्जन के लिए कविता करते थे। सामंतों का दरबार उनकी कविता का मुक्त बाजार था। सामंतों की रुचि का ख्याल रखना और उनका मनोरंजन करना कवियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो इस कार्य के लिए कवियों के 3 प्रकार से शास्त्र का सहारा लिया। प्रेम क्रीड़ाओं से संबंधित काम शास्त्र, उक्ति वैचित्र्य से संबंधित अलंकार शास्त्र, नायक नायिका के स्वभाव का वर्णन करने वाले रस शास्त्र,
को कवियों ने अपना आधार बनाया। काव्य शास्त्र विवेचन हिंदी में भी काफी पुराना है। 7वीं शती के प्रारंभ में कृपाराम की हिम तरंगिणी की रचना को विद्वानों ने अमान्य तो ठहरा दिया, लेकिन उसी में से एक निश्चित परंपरा का संकेत है जो कभी समाप्त नहीं हुई। ऐसा हो सकता है कि आदिकाल में सामंत युद्धों में व्यस्त थे और संत सामान्य जन में आध्यात्मिक चेतना जगाने और अपने मत के प्रचार प्रसार में डूबे हुए थे। अतः उस समय कविता वीरों में युद्धान्माद और लोक में अलौकिक शक्तियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का साधन। भक्ति काल में कविता आराध्य देवों के गुणगान का सशक्त माध्यम। दूसरी ओर बाह्य आडंबर के विरोध में और प्रेम के वास्तविक रूप के उद्घाटन में ही संत सूफियों ने उनकी सार्थकता मानी। इस धार्मिक आध्यात्मिक प्रभाव से आगे चलकर रीतिकाल में हिंदी कविता का स्वरूप बदलता रहा। रीतिकाल तक आते आते कविता का विषय श्रृंगार हो गया और इस युग में भक्ति गुण और श्रृंगारिकता प्रमुख हो गई। तो रीतिकाल में जो कविता प्राप्त होती है उनके उसके कर्ता मुख्यतः 3 वर्ग में विभक्त किए गए। फलतः इन वर्ग में विभक्त करके रीतिकालीन काव्य के स्वरूप का हम परिचय करेंगे। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। इन पर टिप्पणी भी आती है, क्वेश्चंस जो आते हैं आपको ध्यान देना होगा। रीतिकाल से संबंधित कौन कौन से काव्य आते हैं, जैसे रीतिकालीन कविता की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसमें। या फिर रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, इन पर टिप्पणी आ सकती है 10 मार्क वाला। आपको लिखते समय जो लिखना है ना, पॉइंट वाइज लिखना है, सुंदर सुंदर स्पष्ट शब्दों में। पहले तो रीतिकाल के बारे में कोई प्रश्न आता है तो आपको रीति शब्द के बारे में आलोचना करनी, फिर रीतिकाल का नामकरण, समय सीमा, फिर जो है रीतिबद्ध काव्य कहने से क्या समझते हो। लॉन्ग क्वेश्चन आने से डिटेल्स लिखना पड़ेगा, कम से कम 4 पेज लिखना पड़ेगा। तो रीतिबद्ध काव्य मुख्यतः शास्त्रीय स्वरूप के उद्घाटन में नियोजित था, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें विभिन्न काव्य रीतियों का बंधन पाया जाता है। कवि को अपनी भावना के प्रसार के लिए व्यापक भूमि नहीं मिली। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में रीतिकाल पर चर्चा करते हुए लिखा कि वाग्धारा बंधी हुई नालियों में प्रभावित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस सिक्त होकर सामने आने से रह गए। तो रीतिबद्ध कविता में शास्त्रीयता और श्रृंगारिकता का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। इस काव्य प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में दरबारी मानसिकता कार्यरत थी। दरबार में कविता को संगीत और नृत्य की तरह मनोरंजन का साधन समझा जाने लगा। सामंत का मनोरंजन कविता का उद्देश्य हो गया। सामंत की रुचि का महत्व काव्य प्रवृत्ति का रुझान बन गया। तो रीतिकाल में काव्य शास्त्र विवेचन का लक्ष्य पूरा दूसरा था। वे संस्कृत के आचार्यों की तरह बौद्धिक विश्लेषण में रुचि न ले सके, क्योंकि इन्हें तो सामान्य रसिक सामंतों को हिंदी भाषा के माध्यम से काव्य शास्त्र का साधारण ज्ञान कराना और रमणीय उदाहरणों के द्वारा उनका मनोरंजन करना था। ये आचार्य कर्म के बहाने अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए इन्हें न तो संस्कृत के उद्भावक आचार्य की तरह नवीन सिद्धांतों की स्थापना करनी थी, न व्याख्याता आचार्यों की तरह स्थापित सिद्धांतों की तर्कपूर्ण शैली की व्याख्या करनी थी। वे मूलतः कवि शिक्षक थे। अतः लक्षणों के जो दिखाए गए, इस वर्ग में आने वाले कुछ प्रमुख कवि आचार्यों का उल्लेख हम करते हैं। सबसे पहले कवि जो है केशव दास, याद रखना इंपॉर्टेंट कवि है। इनकी चर्चा साहित्य के इतिहासकारों ने भक्ति काल के पुटकल कवियों में की है, किंतु बिना केशव दास का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किए हिंदी
रीति साहित्य की भूमिका का प्रारंभ कोई न कर सका। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि केशव की रचना में इनके तीन रूप दिखाई देते हैं, आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। ये परमार्थतः हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्थापूर्वक स्थापना की थी। डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने भी विश्वनाथ जी के इस कथन का समर्थन किया। आचार्य शुक्ल ने केशव की सहृदयता पर आक्षेप करते हुए कहा कि इनकी कविता में दुरूहता और अस्पष्टता का सविस्तार उल्लेख किया गया है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने भी कहा कि सुगरन की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन थे। तो आचार्य केशवदास के बारे में हम देखते हैं कि केशवदास आचार्य शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल में स्थान दिया, फिर भी प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव का जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रयदाता में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं समझते। और इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम है कवि प्रिया। कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने साहित्य शिष्या प्रवीण राय के लिए की थी। और प्रवीण राय केशव के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की दरबार की एक गणिका थी। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, इस तरह से आचार्य केशवदास के 9 ग्रंथ माने गए। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला ये रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाश में से श्रृंगार चर्चा है और तथा शेष 3 प्रकाश में अन्य रस वृत्तियां एवं काव्य दोषों का विवेचन है। कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनीति की राज प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ इनके काव्य में रीति, काव्य दोष आदि का विशद विवेचन है। तो केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में हुई। और छंदमाला में कवि 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा राम कथा पर लिखी एक उत्कृष्ट महाकाव्य है, जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। केशव ने अलंकार विवेचन, दंडी और काव्यादर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथ के आधार पर किया है। तो केशव की कविता में अलंकार, चमत्कार प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन ये प्रमुख है। इनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और इनकी कविता में क्लिष्टता का विषय जो है कई उक्ति में देखने को मिलता है। तो केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य है। एक तो संबद्ध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। केशव में इन तीनों का अभाव है। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी न अनुभूति थी, ऐसा आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। तो रामचंद्रिका से जो है केशव
की सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में संवादों में पात्रानुकूल क्रोध उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना है। केशव की रचनाओं में सूर तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। अगले कवि हैं मतीराम। मतीराम रीतिकाल के विशिष्ट अंग निरूपक आचार्य के थे। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं तथा प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म 1604 ईस्वी के आसपास माना और इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था तथा ये सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश राव, भाव सिंह हाड़ा, हुमायूं नरेश ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में ये रह चुके हैं। तो इनके द्वारा रचित ग्रंथों के जो नाम है वो है फूल मंजरी, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, रसराज, लक्षण श्रृंगार, साहित्य श्रृंगार। तो रीति ग्रंथों की दृष्टि से इनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं रसराज और ललित ललाम। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया है। तो रसराज में श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन भानुदत्त की रस मंजरी और रहीम के बरबे नायिका भेद के आधार पर किया गया। पहले दोहे में लक्षण देकर फिर कवित्व और सवैयों के सरस उदाहरण दिए गए। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। तो मतीराम की कविता में न तो भावों की कृत्रिमता है और न भाषा की। तो भाषा शब्द आडंबरों से पूरी तरह मुक्त है। केवल अनुप्रासिकता के लिए असक्त शब्दों की भर्ती इन्होंने नहीं की। दूर की कौड़ी लाने में फेर से फिर इन्हें नहीं लेने पड़े। रसराज और ललित ललाम अपने विषय के अनुपम ग्रंथ है। ललित ललाम में अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस एवं स्पष्ट है। तो मतीराम सतसई के दोहे भी जो है बिहारी सतसई के टक्कर के हैं। तो इन दोनों के दोहों के लोग भ्रम बस बिहारी का दोहा समझ बैठते हैं, क्योंकि बिहारी सतसई के दोहों से किसी भांति कम नहीं आके जा सकते मतीराम के सवैये। अगले कवि हैं हमारी भूषण। भूषण शिवाजी के समकालीन थे और उन्होंने शिवाजी तथा छत्रसाल दोनों का आश्रय ग्रहण किया। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जन की। चित्रकूट में राजा रुद्रसाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी और इस नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम ही किसी को नहीं पता चला। इनका जन्म काल 1613 ईस्वी माना गया और भूषण के विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। तो भूषण ने जिन दो नायकों को अपने वीर काव्य का विषय बनाया था, अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज जैसे शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे। अतः इनके द्वारा वर्णित प्रशस्तियां रीतिकाल के अन्य कवियों जैसे झूठी कुसामत नहीं थी, अपितु भूषण के उद्गार सारी
जनता के हृदय की संपत्ति बन गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने भी की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना महाराज शिवाजी के आश्रय में रहकर की थी। इनमें से शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर दिए गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित्त सवैया में है। उदाहरण कहीं कहीं लक्षण के रूप में नहीं है। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है, तो शिवा बावनी में शिवाजी का बखान है। अब तक भूषण के लिखे उक्त 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। कुछ लोग इनके लिखे 3 और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। तो भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं होती जितने वीर रस के कवि के रूप में हुई। युग धर्म के अनुरूप उन्होंने अलंकार विषय ग्रंथ अवश्य लिखा, फिर भी मूलतः वे ओजस्वी कवि ही थे। उनकी भाषा ओजपूर्ण तो है ही, किंतु यह अव्यवस्थित है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए कवि हैं। तो भूषण इस तरह से एक प्रतिष्ठित वीर रस के कवि, इनके द्वारा जो 2 मुक्तक ग्रंथ थे शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, इनका कवि रूप अधिक उभर कर आया। तो भूषण वास्तव में एक नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है, और जो इनका नाम ही बन गया बाद में। पूरे पद को इनको पढ़ोगे इनके तो पता चलेगा कि किस तरह से कविता में वीर रस का भाव, कवि आश्रयदाता के प्रतिपक्षी के प्रति कितना आक्रोश भरता है, ये सब देखने को मिलता है। अगले कवि हैं भूषण के बाद देव। देव रीतिकालीन सर्वांगी निरूपक आचार्यों में देव का स्थान महत्वपूर्ण है। बिहारी या भूषण की तरह इन्हें कोई ऐसे आश्रयदाता न मिल सके जो इन्हें पूरी तरह संतुष्ट कर सके। तो जीवन भर अनेक छोटे बड़े दरबार के चक्कर लगाने पड़े। संभवतः यही कारण है कि उन्हें अपने पुराने छंदों में कुछ नए जोड़कर अनेक ग्रंथों का निर्माण करना पड़ा। और इनके ग्रंथों की संख्या 72 बताई गई है, जो अभी तक 25 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। इनमें से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास में केवल 18 ग्रंथों का उल्लेख है। प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र और देव माया प्रपंच को छोड़कर शेष काव्य शास्त्रीय है। तो राग रत्नाकर में संगीत विषयक चर्चा है। तो देव शतक अंतिम दिनों की रचना होने के कारण वैराग्य परक है। तो इसमें कवि के दार्शनिक भावनाओं को पूर्ण अनुभूति के साथ अंकित किया गया है। तो देव चरित्र में कृष्ण, श्री कृष्ण के चरित्र पर आधारित प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का पद्यमय अनुवाद है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के भाव विलास रस, नायिका भेद और अलंकार निरूपक ग्रंथ है। तो इस तरह से देव की जो है कविता में श्रृंगार का मनोरम इतना वर्णन नहीं है। उनके साहित्य में वियोग की करुणा का हृदय विदारक दृश्य मिलता है। और एक कवि हैं भिखारीदास। भिखारीदास भी सर्वांग निरूपक आचार्य में इनका प्रमुख माना जाता है। इनको इनके द्वारा रचित जो है रस सारांश में रस और रसांगों का तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगार के आलंबन, नायक नायिका के भेदों का वर्णन, भानुदत्त की जो रस मंजरी है और रस तरंगिणी के आधार पर किया गया है। तो काव्य निर्माण में मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव और अप्पय दीक्षित आदि ग्रंथों को आधार बनाया गया। इसमें रस, अलंकार, गुण, दोष, ध्वनि और विवेचन किया गया है। तो भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर सामंजस्य इनके कवि कर्म की उत्कृष्टता को प्रमाणित करता है। पर आचार्य कर्म में इन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिली। अलंकारों के वर्गीकरण और तुर्कों के विवेचन में इनकी मौलिकता झलकती है। छंदार्णव पिंगल में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी ग्रंथों की सहायता ली गई है। इन्होंने नीतिपरक सुंदर सूक्तियों की भी रचना की है। तो रीति काव्य में भिखारीदास का महत्व कवि और आचार्य दोनों रूपों में है।
अगले कवि है पद्माकर। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम जो है अत्यंत आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद अगर कोई लोकप्रिय कवि हुए हैं रीतिकाल के, इनकी जैसी लोकप्रियता बहुत कम कवियों को प्राप्त होती है। तो पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट एक महान विद्वान कवि थे। पद्माकर का जन्म बांदा में 1753 ईस्वी में हुआ और 80 वर्ष की आयु पाकर वे 1833 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। तो पद्माकर किसी एक स्थान में टिककर नहीं रह पाए, क्योंकि हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। इनकी वीरता पर मुग्ध होकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरदावली की रचना कर, जो वीर रस की फड़कती हुई रचना है। सतारा के महाराज रघुनाथ राव राघोबा में इन्हें एक हाथी और 1 लाख रुपया और 10 गांव प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात पद्माकर जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ रहे। उनके पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जग विनोद की रचना की। यहीं पर उन्होंने अपने अलंकार का ग्रंथ पद्माभरण की रचना की। महाराज जगत सिंह के स्वर्गवास के बाद वे ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में भी रहे। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। बाद में ग्वालियर से बूंदी गए, वहां से कुछ काल तक रहने के बाद बांदा आ गए। अंतिम समय में वे रोगग्रस्त रहे, तभी इन्होंने प्रबोध पचासा की रचना की। अंतिम समय निकट जानकर वे कानपुर के गंगा तट पर रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ जो है गंगा लहरी की रचना की, गंगा लहरी। तो पद्माकर के कुछ ग्रंथ हैं जो इस प्रकार है: हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप शाही विरुदावली, कली पच्चीसी, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। तो जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद है। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विशद विवेचन किया गया है। काव्यांगों में लक्षण दोहों में है तथा उदाहरण कवित्त सवैया में है। और इस ग्रंथ की रचना के लिए आधार सामग्री भानुदत्त की रसमंजरी और केशव की रसक प्रिया और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से दी गई है। तो इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि लक्षण, सुबोध तथा उदाहरण बड़े सरस हैं। तो पद्माकर की गणना अच्छे कवियों में होती है और उनकी रचनाओं में कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। तो मधुर और स्वाभाविक कल्पना, सजीव मूर्ति विधान का उपयुक्त शब्द चयन के कारण इनकी कविता का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त बन पड़ा है। तो भाषा की प्रभावमयता एवं विषय की सरसता के कारण पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते हैं। और इनका होली विषय एक प्रसिद्ध सवैया भी प्रमुख है। पद्माकर की कविता में अनुप्रासिकता के साथ साथ कोमल भाव, तरंग, मधुकल्पना, साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से वे अनुभूति को सशक्त रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस तरह से फिर रीति सिद्ध काव्य हम देखते हैं। क्या है रीति सिद्ध काव्य, किसे कहा जाता है? रीतिबद्ध काव्य तो देख लिया हमने, अब रीति सिद्ध काव्य देखते हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? सॉरी, वो म्यूट हो गया था, वो पानी जी पी सर। लिया। अब आ रही है? ठीक। तो जी सर आ रही। रीतिकाल की जो रीति सिद्ध काव्य कह रहे हैं, रीति सिद्ध काव्य में काव्य शास्त्रीयता इतनी अधिक है कि कवि, रस, अलंकार, ध्वनि, नायक नायिका भेद, इन सब का उदाहरण स्वरूप काव्य रचना कर रहे हैं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे मध्यम मार्ग का काव्य माना है, क्योंकि इसमें न तो लक्षण उदाहरण की आचार्यवादी परंपरा है, न ही रीति मुक्त काव्य का स्वच्छंद भावावेश। इस वर्ग के कवि शास्त्र काव्यमय कवि माने गए, जो रीति से भी बंधे थे और कुछ स्वच्छंद होकर भी चलते थे। रीति का भी माना, रीतियों को भी माना और कुछ स्वच्छंद होकर भी कुछ चलते थे। तो रीति काल के सर्वप्रमुख कवि जो बिहारी थे, उनकी विशेषताओं की स्वतंत्र चर्चा करने के लिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने काव्य परंपरा को रीतिबद्ध काव्य की श्रेणी से पृथक कर दिया। आचार्य शुक्ल ने मूलतः रीतिकालीन कवियों को दो वर्गों में ही विभाजित किया था। प्रथम और प्रमुख वर्ग लक्षण ग्रंथकारों को रखा, जिनकी संख्या 57 है। दूसरे वर्ग के कवियों में फुटकल, श्रृंगार परक, पद्माकर या अन्य प्रकार की रचना करने वाला माना। वास्तव में बिहारी इस वर्ग में आते हैं, क्योंकि इन्होंने रीति ग्रंथ की रचना नहीं की थी, लेकिन शुक्ल जी ने इन्हें प्रतिनिधि रीति ग्रंथकारों के वर्ग में रखा, क्योंकि इनका काव्य लक्षणानुसार, अतः ये प्रतिनिधि कवियों में समाहित कर लिए गए। तो आचार्य मिश्र ने इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए रीति सिद्ध कवियों का एक स्वतंत्र वर्ग बना दिया। उन्होंने इस वर्ग के कवियों के लिए स्पष्टीकरण दिया, जिन्होंने रीति की सारी परंपरा सिद्ध कर दी थी, अर्थात रचनाएं जिन्होंने रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल ही की, पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत न करके स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं की। आगे फिर वे कहते हैं कि इस प्रकार के कवियों को, जो रीति विरुद्ध नहीं और लक्षण ग्रंथ से ही नहीं बंधे, वे भी तिल भर को भी जो है उससे हट न सके, भले ही वह रीति की परंपरा को अपने अभिव्यक्ति का आधार बनाते हों, रीति सिद्ध कवि कहना चाहिए। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास में ऐसे कवियों को काव्य कवि के वर्ग में रखा गया है। वास्तव में रीति सिद्ध कवियों को आचार्य या कवि शिक्षक बनने की अभिलाषा नहीं थी। उन्होंने अपने काव्य कौशल के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया। इसमें स्वानुभूति की प्रधानता मिलती है, जिसे अलंकृत शैली में प्रस्तुत किया गया है। यूं तो संपूर्ण रीति काव्य मुक्तक शैली में निर्मित हुआ है, परंतु रीति सिद्ध कवियों ने संस्कृत, प्राकृत आदि की मुक्तक परंपरा से सीधे प्रभाव ग्रहण किया है। ये कवि विद्यापति, चंडीदास, सूरदास, रहीम, तुलसीदास आदि भाषा कवियों से भी प्रेरित हुए हैं। इनकी काव्य दृष्टि तत्कालीन सामंती परिवेश से ही निर्मित है, इसलिए इन पर फारसी काव्य का भी प्रभाव पाया जाता है। रीति सिद्ध काव्य यद्यपि विलास प्रधान है, फलतः इसके केंद्र में नारी का रूप आकर्षण प्रमुख है, फिर भी उसका क्षेत्र रीतिबद्ध की अपेक्षा विस्तृत है। इनमें श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, प्रशस्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य और प्रकृति के आलंबक, उद्दीपक रूपों का भी वर्णन होता है। तो ऐसे ही रीति सिद्ध कवि बिहारी के बारे में जानते हैं। इनका एक ही काव्य ग्रंथ उपलब्ध है, किंतु उनके द्वारा अनेक उन्होंने जो है बहुत कीर्ति अर्जन कर ली है, और वो हिंदी कवि के द्वारा जो है किसी अन्य हिंदी कवि के द्वारा संभव नहीं हो सका। इनके सतसई मुक्तक काव्य परंपरा की एक प्रमुख रचना है, और इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य के लिए एक एक रत्न के समान है, एक एक रत्न माना जाता है। और इनकी सतसई काव्य परंपरा में हम देखते हैं कि इनकी 25 टीकाएं रची गई, और बिहारी के संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया। तो बिहारी के बारे में जानते हैं, बिहारी लाल। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। तो बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई, जिसकी रचना 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी का देहावसान 1663 ईस्वी में हुआ।
बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिनका उपयोग उन्होंने अपनी सत्सई में किया है। तो बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका ग्रंथ, अन्यतम ग्रंथ बिहारी सत्सई है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। और इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। तो बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर के दरबार में पहुंचे, महाराज जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल के बाहर तक जो है वे निकलते थे। और तब बिहारी ने ये दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इस दोहे के व्यंगार्थ को समझकर राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकल आए और राजकाज में संलग्न हो। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। राजा ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने का निर्देश दिया और प्रत्येक दोहे के बदले उन्हें एक असरफी यानी स्वर्ण मुद्रा दिया जाने का जो है व्यवस्था की गई। प्रत्येक जो है दोहा लिखने पर उन्हें एक एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी बोलकर उन्हें कहा गया। तो बिहारी सत्सई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्त काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। जैसे कि मैंने कहा, बिहारी सत्सई की 25 टीकाएं 50 टीकाएं लिखी गई है, जिनमें 4-5 टीकाएं अति प्रसिद्ध है, जिनके नाम है कृष्ण कवि की टीका जो कवित्व में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका, सुरति मिश्र की टीका। तो इनके अतिरिक्त बिहारी नामक ग्रंथ में पंडित अंबिकादत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन रोला छंद में किया। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहे का अनुवाद संस्कृत में किया है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। तो बिहारी सत्सई का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रजभाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया है। हाँ, मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए, मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सत्सई में उपलब्ध होते हैं। तो मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल ने यह कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया है, तथा बिहारी सत्सई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। आगे वो पुनः कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। वह क्षमता बिहारी के पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो बिहारी सत्सई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उसकी हाव अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारी कभी नहीं कर सका। कुछ और भी दोहे हैं, आपने बिहारी पढ़ा भी होगा पहले ग्रेजुएशन में या +2 में। तो बिहारी की कविता में भक्ति और नीति के भी सम्यक समावेश हुआ है। उनके नीति संबंधी भी कई दोहे हैं। बिहारी की जो है नीति संबंधी दोहे जैसे आवतन जनियात तेजहू तजी सियरान, घर ही जवाई लो घट्यो खरो उस दिन मान। तो बिहारी की भक्ति भावना में भी उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकारिकता का समावेश है। उन्होंने लगभग 70 दोहे भक्ति के लिखे हैं और कुछ उदाहरण भी हैं। मेरी भव बाधारु राधा नागरी सोई, ताजन जातन की झाई परे, श्यामु हरित दुति हो, मोर मुकुट कटि काचने, कर मुरली उर्माल, यही बानक मोहन बस्यो सदा बिहारी लाल। तो ये भक्ति संबंधित है। अलंकार की भी जो है योजना बहुत उच्च कोटि की है।
तो बिहारी के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त कर सकने की क्षमता को गागर में सागर भरता है। तो विवाह जब हम देखते हैं तो बिहारी के विरह वर्णन में भी शारीरिक कुशलता और विरहता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण मिलता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कहीं कहीं तो विरह का मजाक बना दिया गया है। तो बिहारी दुरारूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी की कृति का जो मूल्य आंका गया है उसका कारण उनका शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी है। किंतु जो लोग भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर मग्न होना चाहते हैं उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ग उनके दोहों में नगों की भांति जड़े हैं। उनके दोहों में नगों की भांति जड़े हैं। तो रीति मुक्त कवि हम फिर देखते हैं अब कैसे थे। रीति मुक्त कवि या स्वच्छंद धारा के कवि अपने समकालीन रीति सिद्ध रीतिबद्ध कवियों के वर्ण विषय और वर्णन प्रणाली से कहीं भिन्न थे। रीतिबद्ध काव्य में शास्त्रीयता ज्यादा थी। उन्होंने प्राचीन काव्य प्रणाली का अपना आदर्श माना, जबकि स्वच्छंद काव्यकर्ता और शास्त्रीय चौखटों को अस्वीकार करके आत्मानुभूति के आवेग में रचना करते। जबकि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो है, जो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, इनमें घनानंद या घनानंद का स्थान सर्वोपरि है रीति मुक्त कवि में, क्योंकि इनके काव्य की परंपरा जो है स्वीकृत रूढ़ियों का पालन नहीं है। इसलिए इनकी कविता में जग की कठिनाई में सर्वथा भिन्न है। इनके प्रेम पंथ की बौद्धिक चतुरी नहीं है। ये न लुक छिप कर प्रेम चौगान खेलने वाले ही थे। इनका प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, समर्पण प्रधान था। घनानंद ने लिखा, अति शोधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयानप बाक नहीं। ये लोकलाज का साहसपूर्ण तिरस्कार करके अपनी एक निष्ठता में लीन रहने वाले। तो रीतिमुक्त कवियों के प्रेम की तुलना भारतीय या विदेशी प्रेम व्यंजता से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका प्रेम विशिष्ट है, प्रिय भी विशिष्ट है, संयोग और वियोग भी इसीलिए विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को लक्षणानुसार रचना करने वाले कवियों से भिन्न माना है। वे लिखते हैं कि पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात से भिन्न हैं कि इन्होंने कर्म से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पदों को नहीं रखा। अधिकांश में श्रृंगारी कवि हैं। यद्यपि ये रीति मुक्त थे, फिर भी इनके काव्य पर रीति परंपरा का प्रभाव पाया जाता है। कुछ लोगों ने नायिका भेद, संयोग, वियोग की विभिन्न स्थितियों का काव्य शास्त्रीय निरूपण इनके काव्यों में भी खोजने की चेष्टा की है। एक दृष्टि से विचार किया जाए तो ये काव्य रीतिबद्ध काव्य के विरुद्ध स्वच्छंद वृत्ति के काव्य का विद्रोह दिखाई देता है, क्योंकि ठाकुर कवि ने कवि शिक्षा से प्राप्त निर्जीव काव्य प्रणाली के विरोध में ही कहा है। तो घनानंद के बारे में हम देखते हैं कि घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के श्रृंगारी कवि थे। इनका जन्म 1689 में और मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति के कायस्थ थे। ये सुजान नामक वेश्या के प्रेम करते थे। तो एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने के लिए कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि इस तरह ना गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई, तब घनानंद ने उसकी ओर मुंह करके और बादशाह की ओर पीट करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुआ, किंतु इनकी बेअदबी पर इतना नाराज हुआ कि इन्हें शहर से बाहर निकल जाना पड़ा। ऐसा हुक्म दे दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। इस पर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय से वैष्णव हो गए थे और नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में ये मारे गए। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सा माल होगा। सिपाहियों ने उन्हें जा घेरा, उनसे जर्जर अर्थात धन धन धन
कहा तो उन्होंने शब्द से उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंकी। सैनिकों ने क्रोध में जो है इनका हाथ काट डाला और इनकी मृत्यु हो गई। तो घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो कहीं ना कहीं कृष्णवाची है, तो कहीं सुजान नामक वेश्या के लिए है जो इनकी प्रेयसी थी। तो घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों का पता चलता है। सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसिक केलीवली, कृपाकांड। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त इनके कवित्व और सवैयों के फुटकर संग्रह भी मिलते हैं, जिनमें 150 से लेकर 400 तक छंद संकलित हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के कुल उपलब्ध कवित्व सवैयों की संख्या 752 है, पदों की संख्या 1057 तथा दोहों और चौपाइयों की संख्या 2354 है। तो घनानंद के विषय में अन्य उल्लेखनीय तथ्य किस प्रकार है कि ये प्रेम मार्ग के ऐसे प्रवीण और धीर पथिक तथा चंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि कोई हुआ ही नहीं। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार था घनानंद का, वैसा किसी और कवि का नहीं था। घनानंद उन बिरले कवियों में से है जो भाषा की लाक्षणिक पदावली की शक्ति से परिचित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हें नहीं थी। घनानंद ने यद्यपि संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है, तथापि इनका वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। घनानंद के वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। घनानंद के वियोग वर्णन में बिहारी की तरह बाहरी ताप की नाप जोक नहीं है, अपितु जो कुछ हलचल है वो भीतर ही की है। तो घनानंद अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि हैं। वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। विरह वेदना में हृदय की पीड़ा, छटपटाहट और कसक कितनी बढ़ जाती है, इसका पता घनानंद के कवित्व सवैयों में प्रमुखता से पता चलता है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग विचित्रता की जो छटा घनानंद की भाषा में दिखाई पड़ती है, वह बाद में आधुनिक काल की छायावादी कविता में भी उपलब्ध होती है, अन्यत्र कहीं नहीं। तो घनानंद को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रीति की बंदी बंधाई परिपाटी का अनुकरण न करके हृदय के स्वच्छंद वृत्तियों पर काव्य रचा। घनानंद के बाद हम देखते हैं अब ठाकुर। ठाकुर हिंदी साहित्य के इतिहास में 3 कवि ठाकुर नामधारी हो चुके हैं, जिनमें से 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीसरे ठाकुर ही रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। इनके 2 स्फुट छंदों के 2 संग्रह ठाकुर शतक और ठाकुर रसक ये प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा रीतिकाल में भक्ति काव्य, श्रृंगारिक काव्य, संत काव्य इत्यादि रचे गए। राम काव्य, कृष्ण काव्य, नीति काव्य। रीतिकालीन कवियों की जो भाषा से मुख्य रूप से वो ब्रज भाषा थी। कुछ कवियों ने अवधि को भी अपनाया। ब्रज भाषा उस समय मध्य प्रदेश की भाषा थी, जो भारत का हृदय स्थल था। यही शौर्षेनी अपभ्रंश की इस भाषा का विकास हुआ था और हिंदी साहित्य के मध्यकाल की साहित्यिक भाषा के रूप में दूर दूर तक फैल गई थी। बंगाल के पश्चिमी किनारे से जो है पंजाब और गुजरात के पूर्वी किनारे तक इसका प्रसार था। इसकी विस्तृत सीमा में राजस्थानी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, पूर्वी क्षेत्र में शब्द संपदा समाहित हो गई थी। तो अगर हम देखते हैं कि रीतिकालीन कविता की सामाजिक परिस्थिति के बीच बीच में जो पनपी थी, उसका विस्तार किन किन धाराओं में। रीतिकालीन जो विभिन्न धाराओं में जो अंतर है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, उसको आपको समझना है। और उसकी विशेषता वो आपको जानना है। तो रीतिकाल
कि कवियों में से कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने लोक जीवन को ही अपना काव्य का विषय बनाया। इस प्रकार के कवि अधिकतर वे हैं जो नीतिकार एवं सुक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे कवियों में प्रमुख है वृंद कवि, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, वेताल कवि। वृंद कवि वृंद सत्सई नामक नीति ग्रंथ की रचना करते हैं जो 700 दोहों की रचना है। इनके ये दोहे अत्यंत लोकप्रिय हैं तथा कभी कभी तो लोग इनके दोहों को बिहारी के दोहे समझ लेते हैं। बेताल चतखारी बुंदेलखंड के राजा प्रताप सिंह विक्रमशाही के नाम से प्रसिद्ध राजा प्रताप सिंह के सभा कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में विक्रम को संबोधित करते हुए नीति काव्य की रचना की। तो इस तरह से नीतिकाल के अन्य कवियों में लोक जीवन की उपेक्षा की है। दरबारी वातावरण, श्रृंगारिकता, रसिकता के कारण उन्हें साधारण जनता के दुख दर्द की न तो अनुभूति थी, न ही जनता से उनका कोई जुड़ाव था। इसलिए रीतिकाल में लोक जीवन उपेक्षित ही रहा है। त्योहारों का कुछ चित्रण अवश्य पद्माकर जैसे कवियों में किया है। इन्हें तो सर्वत्र नायिका की रस की भरी चितवन, उन्नतुरज, सुंदर गाथ में ही उद्वेलित किया है। अतः लोक जीवन की सरस चित्रण इनकी वृत्ति नहीं रम सकी है। तो रीतिकाल में श्रृंगारिक रचनाओं के साथ साथ श्रृंगारेतर साहित्य की भी रचना हो रही थी। वीरता, धर्म, नीति और वैराग्य पर भी कविता लिखी जा रही थी। इसीलिए इस युग का इतना महत्व है। तो इस तरह से जो आज की इकाई थी इसमें आज यही चर्चा किया गया, सिर्फ रीतिकाल, क्योंकि इसकी पुस्तक भी दो ही थी। रीतिकाल से संबंधित हमने विस्तृत जानकारी पाई और रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है जिसको पढ़े बिना हम पूरी तरह से हिंदी साहित्य को जान नहीं सकते। हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग भूमिका रखने वाला काल रीतिकाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के लिए कला काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, हाँ, इस तरह से नामों में अगर हम जानते हैं तो रीतिकाल अत्यधिक ही महत्वपूर्ण काल है। और इसको जो है कवि थे वह हिंदी साहित्य के बड़े ही श्रेष्ठ कवि हुए हैं जिन्हें जो है जान पाना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए आज हमने उनको जाना, समझा। कल की कक्षा में जो है हम आधुनिक काल की साहित्यिक पृष्ठभूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काल आधुनिक काल के बारे में हम जानेंगे। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का जो है गद्य काल कहा जाता है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ काव्य पर ही चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम गद्य पर चर्चा करेंगे। गद्य के साथ साथ उस समय की कविताएं कैसी हो रही है, आधुनिक काल का प्रारंभ कहाँ से माना गया, किस तरह से आधुनिक कालीन रचनाएं रची गई, किस परिस्थितियों की उपज थी आधुनिक कालीन रचनाएं, आधुनिक काल की विशेष प्रवृत्तियां कैसी थी, ये हमें जानने को मिलेगा। तो इस तरह से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप प्रश्नों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि कुछ भी समस्या है पाठ्यक्रम से संबंधित तो आप उसका हल चाह सकते हैं। कुछ जो पढ़ाया आज समझ में आया आप लोगों को? अंकिता जी, सीमा कुमारी, शुभश्री, राक्षी प्रधान, ममता अवस्थी, रूपा निश्वाई। फिलहाल आप लोग तो 6 ही स्टूडेंट अभी हो ऑनलाइन। शायद थोड़ी देर पहले तो बहुत बच्चे थे। शायद रीतिकाल आज थोड़ा कम चैप्टर था। अंकिता समझ में आ रहा है तो? हेलो, हेलो, हाँ सर। समझ में आ रहा है? जब भी लिखोगी ना आप तो लिखते टाइम आपको समय को ध्यान में देकर लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है,
उसके लिए समय सीमा क्या होनी चाहिए? समय सीमा के आधार पर 20 मार्क के लिए कम से कम आपको आधा घंटा लिखना होगा, हेडिंग देना होगा, पॉइंट वाइज लिखना होगा। आलोचना कहा जाता है तो आलोचनात्मक रूप से लिखिए। विशेषताओं का प्रश्न आता है तो विशेषताओं को पूरी तरह से परिलक्षित कीजिए। तो इस तरह से इग्नो का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, जो आगे जाकर रोजगार तो देगा ही, तथा आपके ज्ञान की धारा को बढ़ाने में यह पाठ्यक्रम इतना इजीली बनाया गया है, इतने जो है महान व्यक्तियों द्वारा ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है कि इसमें कोई कमी की गुंजाइश ही नहीं है। तो आप लोग इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। कुछ भी अगर डाउट होता है तो अपने से विषय संबंधित काउंसलर से आप जो है चर्चा कर सकते हैं। आप लोग सभी कोई कहाँ-कहाँ के स्टूडेंट हैं? कौन से स्टडी सेंटर के हैं आप? शुभश्री जी, आप कौन से स्टडी सेंटर की हैं? आप जो भी स्टडी सेंटर से हैं, अपने मित्रों को, अपने जो है सहपाठियों को आप उन्हें सूचित कर दें कि कक्षाएँ चल रही हैं। समय अनुसार शायद अभी वर्किंग डे है तो कई स्टूडेंट, कई छात्र जो है अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सक रहे हैं। काम काम के सिलसिले में होगा या कुछ और होगा। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे फिर। कल जो है नया यूनिट लेकर मैं आऊँगा आपके साथ। कल समयानुसार 6 बजे फिर से कक्षा होगी और हम कक्षा करेंगे, ठीक है? रखता हूँ अभी। सर।